352 के अनुसार बोलोगे? बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के तहत बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूं। अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? क्यों उठा रहे थे? मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला, वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्रचार पर रोक लगाई। जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते थे बोटी बोटी नोच लेंगे, आपने उनको भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। क्या कहते थे? बोटी बोटी। 84 के दंगे देश भूला नहीं है, सिखों का कत्लेआम ये कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ था। क्या कंपैरिजन? अगर आपकी रफ्तार से देश आगे बढ़ता तो आज वहीं का वहीं खड़ा रहता। आपने 10 साल सरकार चलाई, 11वें नंबर पर ही खड़ी रही। भारत की अर्थव्यवस्था हमने 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करके 15% किया। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जब कोविड के टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए था अपना व्यापार करने के लिए, तो इनकम टैक्स का रिफंड रिकॉर्ड समय के अंदर जनता को वापस करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। आज रिकॉर्ड समय के आपके समय 1.5 साल रिफंड नहीं आता था, आज रिकॉर्ड समय के अंदर आता है। और यही नहीं, हमने बैंकों से लगभग 4 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया और 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल महाराज जी आप जैसी कई कंपनियों को दिया, तो भारत सरकार ने बगैर किसी गारंटी के दिया, जो किसी सरकार ने नहीं दिया था। और यही नहीं, पीएलआई स्कीम की मैं बात करूं तो पीएलआई स्कीम में 8 लाख करोड़ रुपए के लगभग 8 लाख करोड़ के इंक्रीमेंटल सेल्स देखने को मिलती है। और यही नहीं, हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कह रहे और सीनियर लीडर महाराज जी की तो आदत पड़ गई बैठे बैठे कमेंट्स करने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो कमेंट्स करे, तो कमेंट नो, गलत, नो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की, तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह, इसको जड़ से मिटाना है। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से इनको। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण उस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एचआईवी के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा, ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। उन्होंने क्या बोला कि सनातन रहेगा, यही बोला ना? आपको आपत्ति है सनातन रहने पे? चलिए। अध्यक्ष जी, हम सबके जीवन में जो 500 साल तक हमारी पूर्व की पीढ़ियों के जीवन में भी जो समय नहीं आया, हम सौभाग्यशाली, हम कोविड से भी बच गए। और जो 500 साल में किसी को अवसर नहीं मिला, वो हमारी आंखों के सामने भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। अध्यक्ष जी, मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं। और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई
तो किस सरकार ने लगाई? क्यों लगाई है? क्यों लगाई थी रोक को? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें। क्यों राम का विरोध करते हैं? अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्रसारण पर रोक लगाई। माननीय सभापति जी, और जब मैं बात करता हूं विकास भी विरासत की भी, तो हम यही नहीं, सोमनाथ धाम बनाया, काशी विश्वनाथ धाम बनाया, दिव्य भव्य केदारनाथ धाम बनाया, महाकाल लोक धाम बनाया और दिव्य भव्य राम मंदिर भी बनाया है। हमने बौद्ध सर्किट भी बनाया, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर दा लांगा भी खुलवाया, जो कोई नहीं करवा पाया। पंडित नेहरू की गलती थी जिन्होंने आजादी के समय, पार्टीशन के समय करतारपुर का हमारा गुरुद्वारा भी उस तरफ छोड़ दिया। दूरबीन लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया और हेमकुंड साहब में रोपवे बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया, 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां गुरु गोविंद सिंह जी का हमारी सरकार ने मनाया है। और यही नहीं, अगर साहिबजादों की शहादत पर भी अगर पूरे देश ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया, तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। अरे आपके समय तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, हरमंदिर साहब में क्या क्या हुआ, और 84 के दंगे देश भूला नहीं है। सिखों का कत्लेआम ये कांग्रेस की सरकार के समय ही हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है पंजाब में कि हमारा वोट शेयर 3 गुना ज्यादा पंजाब की जनता ने बढ़ाया है। लेकिन मैं इन लोगों से ज्यादा अपेक्षा रखता भी नहीं। अरे इन्होंने इस चुनाव में भय भ्रम की राजनीति की, और इन्होंने यहां तक कि वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते थे बोटी नोच लेंगे, आपने उनको भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। क्या कहते थे? बोटी। मैं पूछता हूं साहब, क्या कहा? अरे किसको टिकट दिया? टुकड़े की सोच वाले, टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस में शामिल किया और उनको फिर टिकट देने का काम भी किया। अरे जो अफजल गुरु की फांसी माफ कराने की बात करते हैं उनको दिया, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उनको कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? मेरा सवाल ये खड़ा होता है। मैं सवाल पूछता हूं सभा पटल से, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को प्रतिबंधित? एक मिनट, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम से पानी माननीय सदस्य को करेक्शन कर ले, सभा पटल से नहीं, सभा पटल के माध्यम। बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से करेक्ट कर दे। मैं यही बात दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। अगर मेरी बार में सत्य ना हो तो मुझे कोई भी खड़ा होकर टोक सकता है। ये क्यों आप कह सकते हो टोक सकता है? आपको अधिकार दिया है क्या? कोई नहीं टोकेगा, सबको अपनी बात आपका बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण ऐसे ही मिलता रहे तो धन्यवाद। प्रस्ताव पे चर्चा अच्छी हो जाएगी। अध्यक्ष जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस सदन में हम बैठे हैं, घटना पुराने सदन की है, क्या देश का कोई भी व्यक्ति संसद पर हमला होना देखना चाहेगा? क्या आप में से कोई चाहेगा? तो जो उस हमले में शामिल थे,
क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर उनको कड़ी से कड़ी सजा देश के न्यायालय ने दी, फांसी की सजा दी, तो बचाने के लिए सड़कों पर जो उतरे उनके साथ आप समर्थन करने निकल, उनके साथ आप उतर गए बचाने के लिए। अरे कोई और नहीं मिला 140 करोड़ भारत में? क्या मजबूरी थी इनकी, क्या मजबूरी थी? और अब आप चुनाव जहां से लड़ने गए, जहां से चुनाव लड़ने गए वहां से किसी और का नहीं है अध्यक्ष जी, पीएफआई जैसी संस्थाओं का, मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर भी कुछ लोग चुनकर आए हैं। देश जवाब मांगता है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी थी? अरे इनका इतिहास ही वैसा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें चुनाव के समय और जो माननीय उल्लेख राष्ट्रपति महोदय ने भी जिस ओर किया, संविधान की ओर, मैं वहां पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूं। इनका दर्द सामने नजर आ रहा है। इनका दर्द नजर आ रहा है। 3 बार प्रयास करने के बाद भी जो 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, 99 पर ही रुक गया। वो तो यही कहते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इतनी नौटंकियों के बाद भी 99 पर ही अटक कर रह गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तीसरी बार भी विपक्ष में आकर बैठ गए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, ये नर्वस 90s में आकर इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे। लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50%, माननीय अध्यक्ष जी, जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? अच्छा नहीं है, ओह, आज भी नहीं है अध्यक्ष जी। क्या वो लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना पड़ेगा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं, अब आपको अनुपस्थित जमींदारी नहीं चलेगी। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वॉन्ट वर्क। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की बार बार, माननीय अध्यक्ष जी, एक और देश ने देखा है कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत के कारण जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन की सफलता ने करके दिखाया है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाला देश हमारा भारत दुनिया का पहला देश बना है, पहला देश बना। एक और चंद्रयान मिशन की सफलता, आदित्य L1 सोलर की सफलता, तो दूसरी ओर क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? क्या राहुल यान फिर एक बार फेल हो गया है? कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम कुतर्कों के सहारे राहुल यान को सफल करने की बात करता है। मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी, ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं
ये 4 जून से दिखाने में लगे हैं कि 99 का आंकड़ा 240 से ज्यादा बड़ा होता है। अध्यक्ष जी, क्या 99 240 से ज्यादा बड़ा होता है? कांग्रेस की इस बार सीटें 99 आई हैं, एक और छोड़ गए 98 रह गई। अपने आप में ये रिकॉर्ड तीसरी बार विपक्ष में बनाने का इन्होंने बनाया है, लेकिन इनका घमंड, अहंकार और तानाशाही सोच आज भी बरकरार है। ये मानसिकता, जब कांग्रेस का पार्टी मोड खत्म हो जाए तो इस पर आत्मनिर्भर और मंथन जरूर करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा देश के सामने रखना, एक तो चलो प्लीज बैठिए अपनी अपनी सीट पे। Sir, point of order 352. Rules to be observed while speaking. A member while speaking not refer to any matter of fact with a judicial decision is pending. Make preferences, personal reference by way of making. Okay. Sir, please expurge. प्लीज 352 के अनुसार बोलोगे, बोलो, तय करो सदन में, सब तय कर लो। 352 के तहत बोलोगे, मैं सदन 352 के तहत चला दूंगा। नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं होता हूं। मेरे को माननीय सदस्य रूल बता रहे हैं, तो रूल की किताब बता रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं रूल की किताब से चलो। तो 352 के रूल के अनुसार से सदन चलेगा क्या? चलाना चाहते हो? बताओ। Sir, I raised a point of judicial. ओके प्लीज, ओके। अभी नीट का विषय भी अदालत में चल रहा था, फिर क्यों उठा रहे थे? नो, गलत। अच्छा, माननीय सदस्य, नीट का विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा, फिर क्यों उठा रहे थे आप? नो, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि ये प्रयास कर रहे थे कि 99 सीटें ही 240 से ज़्यादा होती हैं। अभी इनका आंकड़ा, इनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात तो देश के सामने और आपके माध्यम से सदन को जरूर बताना चाहता हूं, कांग्रेस मात्र 328 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, क्योंकि हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। जब राष्ट्रपति भाषण में आया कि स्थिर और स्पष्ट बहुमत मिला, तो उन्होंने बहुत हल्ला किया। मैं पूछता हूं, जब 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी, क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे, 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे, कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी।